Good morning. Let everyone join. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. पेरोल पढ़ा तुम्हारे मॉड्यूल में कुछ टॉपिक ऐसा है जो हम पेरोल पढ़ाते वक्त आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जो लोग एड ऑन का क्लास किए थे, कॉम्पेंसेशन का क्लास हुआ था ना, यू रिमेम्बर दैट? यस, बीबीएम थर्ड ईयर। आई एम आस्किंग यू ऑल, कॉम्पेंसेशन का क्लास हुआ था ना? पूरा कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, तुम्हारे मेन कोर्स में है अभी। People are joining. Let them join 2 minutes. Let's start the class. Switch on your videos, everyone. Switch on your videos. Switch on your videos. We'll start the class. Tomorrow is Mark You. I'll drop a message in your group also. Kal Mark You hai. Okay. Chapter Career Planning and Development. That's an easy chapter. So no need to worry. ये बताओ, तुम लोगों को पेरोल पढ़ाते समय कॉम्पेंसेशन हम बहुत डिटेल में पढ़ाए थे ना? तो फिर से पढ़ाना होगा क्योंकि अब तुम्हारे कोर्स में है। ये लिखा हुआ है तुम लोग के पास, सिर्फ पढ़ाने से काम चल जाएगा? ये बताओ। मैम एक बार रिवाइज करवा दीजिए। रिवाइज तो हम करवा ही देंगे, वो तो जरूर करवा देंगे, लेकिन द थिंग इज कि लिखा हुआ है तुम लोग के पास कि लिखवाना भी पड़ेगा फिर से। जब पढ़ा रहे थे सेकेंड ईयर में, जब बोले कि थर्ड ईयर में तुम लोग का कोर कोर्स है, तो तुम लोग सोचे कि अच्छा जब थर्ड ईयर में जाएंगे तब देखा जाएगा, अभी ध्यान देने की क्या जरूरत है। चलो, ओके, स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। विल स्टार्ट द क्लास। अभी मॉर्निंग का टाइम है और तुम लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हो। इट्स 11 o'clock टाइम। सी, we'll start a new chapter today, which is performance appraisal. Okay, heading to performance appraisal.
आपका माइक म्यूट है। इसके पहले क्लास था क्या तुम लोग का? यस मैम। Yes, ma'am. Chalo, we'll start another topic today. It's a fresh module. It's an easy topic, which is easy but very important in HR, which is performance appraisal. देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में तुम लोग कितना जानते हो, ये बताओ। क्या जानते हो, क्या समझते हो परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर हम बताते हैं। बोलो विनीत। वीडियो ऑफ करने से ऐसा थोड़ी है कि उनको पता नहीं है क्लास में कौन कौन है। मैम परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कैसा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके हिसाब से क्या उसको अप्रेजल मिलना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग? मैम किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैम जो ह्यूमन रिसोर्सेज उनका एवल्यूएशन किया जाता है मैम उनका इवैल्यूएशन। किस यस मैम। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स का इवैल्यूएशन किया जाता है। किस लिए किया जाता है, क्या करोगे इवैल्यूएट करके, ये सोचो। ताकि उसका प्रमोशन हो सके उसके पास परफॉर्मेंस से। और बहुत अच्छा। और सिर्फ प्रमोशन? सोच के बताओ। ऐसा नहीं है, since I'm teaching you this chapter for the first time, I'll not expect you to give point by point answer, but you should participate in class. सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वैसे। बताइए, वीडियो ऑन करो, क्लास को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाओ। ये थोड़ा इजी चैप्टर है, इसीलिए हम ओडी के बाद मैम एम्प्लॉय का स्किल भी इवैल्यूएट किया जाता है उसमें। ठीक है, हमें मोटिवेट भी परफॉर्मेंस अप्रेजल से मोटिवेट भी होते हैं। हाँ ये भी कारण है, मोटिवेट भी होते हैं, इवैल्यूएट किया जाता है। और दिव्या, स्विच ऑन योर माइक। और क्या क्या रीजंस होता है बताओ। तुम लोग तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहे हो, इसका कोई नेगेटिव यूज नहीं है क्या? है? सोच के बताइए। मैम परफॉर्मेंस के बिहार पर कुछ लैकिंग है तो फिर तो उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। वेरी वेरी गुड। देखो, इतना सारा पॉइंट्स तुम लोग खुद ही बताए। दिस इज व्हाई आई आस्क यू टू कम अप विद आंसर्स। जो भी आता है, जो सोच सकते हो वही बताओ। गलत होगा तो हम करेक्ट करेंगे। लैगिंग होगा, लैक होगा किसी तरीके का, तो उसको करेक्ट किया जाएगा। अगर करेक्ट होने लायक भी परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको रिप्लेस भी किया जाता है, उसके लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल यूज किया जाता है। देखो, ठीक है, चलो तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो पता है इसके बारे में। सी, आप लोग सब बीबीएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, क्लास में पढ़ाई करते हैं, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप लोग, एक ही ड्यूरेशन के लिए आपको क्लास में लेक्चर इम्पार्ट होता है। लेकिन एग्जाम में परफॉर्मेंस तो अलग अलग होता है ना। You have different performance. Some of you can write really well. Some of you have better understanding of the chapter. क्लास ज्यादा समझ में आता है अच्छे तरीके से आप में से कुछ लोगों को, ओके। और क्लास ज्यादा समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है। कुछ लोगों की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, जो क्लास में लेक्चर होता है वो there are people who will just simply note down the points and then they can elaborate in a proper manner. So it depends upon your individual capacity also. ये तुम्हारी, ये हम इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एक ही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद आपकी जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है वो अलग अलग है ना। अब इस अलग अलग को मेजर करने का एक सिस्टम है एग्जामिनेशन, राइट। एग्जामिनेशन हर चीज का इंडेक्स नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ चीजों का तो इंडेक्स होता है, राइट। इसको परफॉर्म करने का, मेजर करने का एक सिस्टम है एग्जामिनेशन। Those who have prepared well will appear in the exam and perform well. Those who have not performed well in the exam, अगर उनको करेक्शन करनी है
तो फिर वो समझेंगे कि किस किस एरिया में हम लैग किए। मान लो तुम लोग अकाउंट्स बना रहे हो, लेजर समझ में नहीं आता है, बैलेंस शीट समझ में नहीं आता है, एग्जाम में बहुत मिजरेबल परफॉर्म करके आए, सो यू नो दिस फैक्ट कि नहीं, हमसे नहीं बनता है। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, एक प्रेशर में, एक स्ट्रेस में हम परफॉर्म नहीं कर पाते। इसी चीज को हम घर में 2 घंटे तक लेके बैठे रहते तब हम बना लेते हैं, राइट? So it's not just about your academic knowledge, it is also about your subjective performance. मतलब कई बार क्या होता होगा कि आप लोग जैसे मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर बनाइएगा तो हो सकता है 10 क्वेश्चन आप 2 घंटे में बैठ के सब सही सही बना दीजिएगा क्लास में, घर पे। लेकिन उसी 10 क्वेश्चन को जब एग्जाम में परफॉर्म करना है तो इट मीन्स दैट यू हैव टू परफॉर्म इट अंडर अ टाइम फ्रेम, राइट? यू डू नॉट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, you have to submit your paper together with answering the other questions also. तो ये तुम्हारा एक मेट्रिक हुआ कि नहीं परफॉर्म करने का, कि तुम कम टाइम फ्रेम में, तुम एक मेंटल स्ट्रेस के सिचुएशन में लिख पाते हो कि नहीं, परफॉर्म कर पाते हो कि नहीं, राइट? So Yes, if we say that examination is a performance evaluation for you students, similarly we can say that performance appraisal is a method. It's a very systematic method. ये ऐसे नहीं है कि मन में आया तो किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कुछ भी लिख दिया। इसलिए इसको सिस्टमैटिक बोला जाता है, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसका डिसीजन ही इस परफॉर्मेंस अप्रेजल से आता है जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो। अब देखो, कुछ चीजों को मेजर करना बहुत आसान होता है। There are certain things, there are certain parameters that you want to decide about an employee is very very easy. मान लो 5 जन तुम लोग बीबीएम से एक ही कंपनी में गए, जस्ट इमेजिन करो कि 5 of you have gone to a similar company, same company. There are some परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों काम करता है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करता है तुम्हारा, और दूसरा तुम्हारा सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करता है। ऑब्जेक्टिफाई करना समझते हो? ऑब्जेक्टिफाई करने का मतलब है कि तुम्हारे क्लास में कोई अगर गाना अच्छा गाता है तो हम ऑब्जेक्टिफाई कर देंगे, क्योंकि वो सबके सामने है कि हाँ हाँ ये लड़की बहुत अच्छा गाना गाती है या ये लड़का बहुत अच्छा गाना गाता है। लेकिन क्या हम इस चीज को ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं कि ये लड़का स्ट्रेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, या ये लड़की अंडर प्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है क्लास में? एक एक्सटेम्पोर स्पीच हुआ इतने लोगों के सामने, उसने स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज अ सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ योर पर्सनालिटी, ठीक है, जिसको हम आसानी से इवैल्यूएट नहीं कर सकते। जैसे डिसीजन मेकिंग, क्या तुम किसी की डिसीजन मेकिंग स्किल को तुरंत इवैल्यूएट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। नो मैम। किसी की पर्सनालिटी के बारे में तुम बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल बता सकते हो? वो तो तुम अपने मम्मी पापा के बारे में भी आज तक नहीं कर पाए होगे। कभी कभी जब तुमको लगेगा कि नहीं बिल्कुल ही डांट सुन जाएंगे इस बात पे, वहां पे दे आर सो इजी टू हैंडल, और कभी कभी लगेगा अरे इसमें क्या भड़कने वाली बात थी, उस पर डांट सुन जाओगे तुम। होता है ना ऐसा? yes, So somebody's personality, somebody's attitude, these things are very subjective. और ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? जिसको कि तुम रिकॉर्ड के बेसिस पे ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो। कोई रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, उस रिकॉर्ड के बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि विनीत अच्छा है और सुमन अच्छा है और दिव्या उतनी अच्छी नहीं है। व्हाई? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ रिकॉर्ड। जैसे इसका एग्जाम्पल कोई दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में? अटेंडेंस होगा कि नहीं? और प्रमोशन? नहीं, प्रमोशन नहीं बोल सकते हो तुम। प्रमोशन में तो बहुत सारा फैक्टर। अटेंडेंस बोल सकते हो? तुम्हारा ये तुम रोज बायोमेट्रिक लगाते हो, तुम्हारी छुट्टी, तुम लीव कितना लेते हो? देखो आज के टाइम पे बिजनेस बहुत चेंज हो गई है। आज के टाइम पे जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे बैंगलोर वगैरह में एमएनसी करोगे, बीबीएम किए हो, अगर मैनेजमेंट में परस्यू करना है तो समटाइम्स
मतलब यू शुड ड्रीम ऑफ कमिंग कमिंग आउट ऑफ पटना, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सोचना। तो शुरू का 10, 12, 15 साल बहुत अग्रेसिव होकर के करियर पे ध्यान दो, और इस चीज से मत करो कि पटना छूट जाएगा, रिलेटिव्स नहीं है, ऑल दैट। नाउ टेलिंग we're talking about appraisal quiz. Divya, are you not able to unmute? Are you not able to unmute? I think sound problem. No, you're audible. If you want to say something, you can unmute your mic and say. Okay. देखो, आज के टाइम पे इंडस्ट्री में वैसे एम्प्लॉयज को प्रेफर किया जा रहा है जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड ना भी हो, लेकिन वो रेगुलर रहे और डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, यानी रेगुलर है, कम छुट्टी लेते हैं, अननेसेसरी का छुट्टी नहीं लेते, ऐसे एम्प्लॉयज को प्रेफर किया जाता है। बेल कर्व जब ड्रॉ करोगे तो जो एक एवरेज एम्प्लॉय को पसंद किए जाने वाला ट्रेट है, उसमें ये ट्रेट तुमको निकल के मिलेगा। सो ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ऑब्जेक्टिव माने जैसे कि तुमको पेरोल पढ़ाए थे कि अभी पेरोल का सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसा है जिसमें अटेंडेंस भी लिंक्ड रहता है। तुम्हारा एक अटेंडेंस बायोमेट्रिक में लगता है और दूसरा उसका कॉपी पेरोल में जाता है। तो महीने के एंड में या मान लो साल के एंड में निकाल के देखना है, धड़ाधड़ निकाल करके वो अटेंडेंस देख लोगे तुम कि ये एम्प्लॉय इतना रेगुलर था, ये एम्प्लॉय रेगुलर नहीं था। ये एक ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस है। इस रिकॉर्ड के बेसिस पे हम विनीता और सुमन को कंपेयर कर सकते हैं कि ये इसका रिकॉर्ड अच्छा है इसलिए हम इसमें इसको ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं और इसको इसमें कम मार्क्स दे रहे हैं। रेगुलरिटी यानी कि कम लीव्स लिया हो, ये भी एक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये भी एक रिकॉर्ड है कि कम लीव्स लिया है, इसने कम लीव्स लिया है, ये ज्यादा रेगुलर है, तो हम ये प्रेफर करेंगे कि आने वाले प्रोजेक्ट में इसको डालो, ये बंदा कम लीव लेता है और उस प्रोजेक्ट में हमको कंटिन्यूएशन की जरूरत है। समझ रहे हो? ये हो गया ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस तुम्हारा। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस भी करता है, जैसे तुम्हारे एटीट्यूड का, पर्सनालिटी का, तुम्हारे मोटिवेशन का, तुम्हारे लर्निंग कैपेसिटी का, तुम्हारे इस स्किल का कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम सामने आते हो कि नहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और यू जस्ट वांट टू बी कंप्लेनिंग एंड बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। राइट? आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप यू लुक अप टू दोज पीपल, है ना? नॉट जस्ट अबाउट पेरेंट्स, बट ऐसे यंग लोग भी होंगे आपके आसपास। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आपको लगता होगा कि हम इस बंदे से थोड़ा बात कर लें, क्योंकि दैट पर्सन इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट ऑलवेज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। होता है ऐसा। ऐसे लोगों को भी ऑर्गेनाइजेशन में पसंद किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे काफी सारा प्रॉब्लम्स आते रहता है। इट्स अ साइकिल, यू नो, ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स लाइक अ साइकिल। तो कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुम फॉरवर्ड आए कि नहीं उस प्रॉब्लम को शोल्डर करने के लिए कि आई विल बी देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई सजेशन देने के लिए तुम आते हो कि नहीं। ये है तुम्हारे पर्सनालिटी का या एटीट्यूड का एक सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। मतलब देखो, तुम्हारे क्लास में ही कोई एक लड़का होगा और 5 जन को अगर खड़ा कर दो और उसके एटीट्यूड के बारे में पूछो कि इस बंदे का एटीट्यूड कैसा है, 5 अलग अलग लोग अलग तरीके से देंगे कि नहीं जजमेंट, या सब सेम ही बोलेंगे? अलग 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 देंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ, वो जो पोजीशन संभाल रहा है वो क्लास का सीआर है, तो वाजिब है कभी उसका भड़क जाना, वाजिब है कभी उसका कंट्रोल वाले पोजीशन में आना। फिर अगला बोलेगा तो क्या हुआ, तुम लीडर हो, यू हैव टू बी सॉफ्ट स्पोकन, तो वो बोलेगा नहीं, एटीट्यूड खराब है। लाइक दिस 5 अलग अलग लोगों को से तुम अगर इवेल्युएट करवाओगे ना, तो वो 5 अलग अलग बात बोलेंगे। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन करना आसान होता है। जो मैनेजर, एचआर मैनेजर तुम्हारा अप्रेजल कर रहा है, वो एचआर मैनेजर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन तो आसान से कर देगा वो, उसके पास तुम्हारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, तुम्हारा रेगुलरिटी है, लीव है और इस तरीके का और भी चीजें हैं। लेकिन सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करने में अपना परसेप्शन काम करता है। राइट? करेगा ना काम कि मुझे क्या लग रहा है कि वो ठीक है, किसी एम्प्लॉय में ठीक है। अब तुम्हारे में क्या ठीक है वो मुझे फील हो सकता है कि ये ठीक है, अगले को वो ठीक नहीं लग सकता है।
राइट? सो दिस, बिकॉज ऑफ दिस वे सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कर पाना इतना आसान नहीं होता है। अब सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन का तुमको हम एक एग्जांपल देते हैं। देखो और भी फैक्टर्स हैं, जैसे तुम्हारा एक ऐसा इंडिविजुअल बिहेवियर है कि जब तुमको अकेले काम अलॉट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तुम्हारे ऊपर कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। तुमको एक डेडलाइन दिया जाता है, एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, लेकिन उस डेडलाइन और टाइम फ्रेम में भी तुम उसको पूरा कर लेते हो। बट जैसे तुमको एक प्रोजेक्ट में टीम में डाला जाता है, you are seen to be not performing well in that team. कहने का मतलब तुम्हारा टीम वर्क क्वालिटी बहुत पुअर है, तुम टीम में काम नहीं कर पा रहे हो, you cannot comply with the terms and norms of group and team. तुम्हारा झगड़ा हो जाता है, you just want to have the last say in everything, which is not possible when you are working in a team. And since working these days is so much about teamwork, इसलिए हो सकता है कि किसी वैसे बंदे का जो तुमसे थोड़ा कम काम करता हो, ठीक है, तुमसे थोड़ा सा कम रेगुलर हो और तुम्हारे जितना स्किल्ड ना भी हो, लेकिन वो टीम वर्क में अगर अच्छा काम करता है, तो मे बी पॉसिबल कि उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल तुम्हारे परफॉर्मेंस अप्रेजल से ज्यादा अच्छा हो। समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक बहुत टेक्निकल पार्ट होता है एचआर का। इट इज नॉट जस्ट अबाउट फिनिशिंग योर वर्क। ऐसा कहीं मत सोचना काम करने जाओगे कि तुम काम खत्म करके दे रहे हो तो तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एचआर मैनेजर जज करते हैं। तुम काम खत्म करके दे रहे हो पर तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं है, तुम यू आर ऑलवेज इन हेस्ट, you don't want to take up new things, you don't want to perform in a team, you don't want to take up new responsibilities, ये सारी चीजें भी जज होती हैं। ठीक, परफॉर्मेंस अप्रेजल समझने में किसी को दिक्कत? नो मैम। इतना समझ में आया ना? चलो, अब एक नया टर्म आया, पोटेंशियल अप्रेजल। ठीक है, ये तुम्हारे टॉपिक में है, मॉड्यूल में है। व्हाट इज पोटेंशियल अप्रेजल? पोटेंशियल अप्रेजल क्या हो सकता है ये बताओ। पोटेंशियल कैंडिडेट का क्या मतलब होता है? मतलब ना उसका ग्रोथ है फर्दर की, और ग्रोथ कर सकता है, कितना कैपेबिलिटी है ग्रोथ करने। फिर से बोलो आकांक्षा। मैम मतलब किसी भी पर्सन में कितना ग्रोथ है, कितना कैपेबिलिटी और वो कितना ग्रोथ कर सकता है, पोटेंशियल कितना किसी भी। वेरी गुड। तुम लोग जब किसी एग्जाम में लिखने जाओगे ना, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने के लिए जाओगे, तो वहां पर ऐसे बोलते हैं कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट है। पोटेंशियल कैंडिडेट का क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल कैंडिडेट का मतलब हुआ कि ये कैंडिडेट कल को compete कर सकता है, सिलेक्ट होकर के ऑफिसर बन सकता है। ओके, पोटेंशियल अप्रेजल इज द न्यू वर्ड इन इंडस्ट्री। Why is this separated from performance appraisal? क्यों इसको performance appraisal से सेपरेट करके पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि इसका रेलेवेंस आज की इंडस्ट्री में many folds more इंक्रीज हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है पोटेंशियल अप्रेजल पे। यहाँ अप्रेजल में एक मेथड में तुमको हम पढ़ाएंगे 360 डिग्री अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल से कहीं क्वेश्चन आएगा ना कहीं पे तुम लोगों को, तो यही अप्रेजल मेथड पूछा जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूनिवर्सिटी में कुछ और भी पूछा जा सकता है। बाहर कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे और पोटेंशियल अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्वेश्चन आएगा, ये मेथड जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये न्यू मेथड है और ये बहुत ही एक्सटेंसिव मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। पढ़ाएंगे तब बताएंगे। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है? तुम्हारा अप्रेजल उस बेसिस पे हो रहा है जो परफॉर्मेंस तुमने कर दिया पास्ट में, राइट?
You have already performed those things. लेकिन suppose करो कि your last one and a half years of work in the organization was not that good because of some reason. This doesn't mean you're not suitable for the future tasks also. दूसरी बात, हो सकता है कि तुम बहुत sharp minded हो, ठीक है? You're very sharp minded, you're very intelligent, but your capacity to, deliver a lot of tasks in a day is less. तो क्या होगा? जब आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो इन फीचर्स, these parts, these features, these traits of your personality are also taken good care of, which means that पोटेंशियल अप्रेजल का मतलब है कि फ्यूचर में तुम ऑर्गेनाइजेशन के कितने काम आ सकते हो, इसको बोला जाता है पोटेंशियल अप्रेजल. मींस you're working for an organization, fine, your performance appraisal will be based on your, लिखना मत, अभी हम लिखवा देंगे, पहले लेक्चर सुनो. Your past experience will be, लेक्चर सुन लोगे तो एग्जाम में भी लिख दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, बुक में पीडीएफ हर जगह तुमको मिल जाएगा, उसकी स्कैसिटी कभी नहीं होती है, बस कॉन्सेप्ट समझने की देर होती है हर चैप्टर में. पीडीएफ तो अभी तुम चाहोगे तो अभी डाउनलोड कर लोगे, लेकिन फिगर समझ में आता था, मॉडल बिना समझाए नहीं ना? नो मैम. इसीलिए क्लास में ध्यान दीजिए, और लिखना तो उसके बाद कहीं से भी मटेरियल ढूंढोगे, ढूंढ के लिख लोगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. प्रॉब्लम यही होता है कि पूरा मटेरियल लिख लेने के बाद कभी कभी पूछो कि क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो वही पता नहीं होता है, इसलिए. सो we were talking about the difference between performance appraisal and potential appraisal. While we relate performance appraisal to the performance we have done in the past, we have already performed, potential appraisal का मतलब होता है कि you have the potential to grow further in future and that you are useful to the organization, which the organization will definitely find out in your performance appraisal. आज के टाइम पे क्योंकि बिजनेस इज वर्किंग इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज वेरी डायनामिक, एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू चेंज, सो हाउ कैन यू बी यूजफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर इज ऑल्सो फाउंड आउट. तुम लोग को याद है कि हम कॉम्पेंसेशन और एड ऑन पढ़ाते वक्त, अभी ऐसा तुम लोग बिल्कुल साइफर क्यों कर दिए हो? ठीक है, हम टॉपिक्स याद नहीं होगा, बट ये सब कॉन्सेप्ट तो याद होगा कि तुम लोग को पढ़ाए थे ना कि रिटेंशन एक चीज होती है, रिटेन करके रखना एम्प्लॉयज को. जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि वो रिटेन करके रहे, वो बाहर ना जाए, वो उसके कॉम्पिटिटर्स के हाथ ना लगे. ओके, सो पोटेंशियल अप्रेजल इस चीज के थ्रू भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, इफ आई नो दिस फॉर श्योर कि Divya is a very good candidate, she can be potentially very useful for me in future work in the organization, I will try to retain her in the organization, right? I'll try to lure her to remain in the organization in case she wants to leave or something. Okay, understood? Yes, sir. ठीक है, अब देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों किया जाता है. ठीक है, तुम लोग थोड़ा थोड़ा लिखो और फिर थोड़ा थोड़ा हम साथ में समझाते चले जाएंगे. Muskan, if you have question paper from your last exam, please send me if you have question paper. मैम लास्ट ईयर का नहीं है, जो था वो आपको सेंड कर दिए थे 15, उसके अलावा 16 नहीं है, और बाकी 17. किसी के पास है? हाँ. ठीक है, कोई बात नहीं, इतना इनफ है. देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल लिखते जाओ, समझाते जाएंगे, ठीक है? It means a systematic evaluation performance appraisal means a systematic evaluation of the performance of employee by his supervisor
by his supervisor or some other trained person in the technique of merit rating. In the technique of Merit rating. Purpose. लिखो. Its purpose is to facilitate orderly determination of an employee's work मैम फैसिलिटेट के बाद क्या बोला? facilitate orderly determination of an employee's worth to the organization. However, a fair determination can take place only However, के बाद ना However, a fair determination can take place only by appraising numerous factors some of which are subjective and some objective. ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आया? लिखो. लीव, अटेंडेंस, सब्जेक्टिव में क्या आएगा? Attitudes, employee attitude, personality. Very good. Write down. Done. सेलेक्टिव में सारा अनमेजरेबल चीजें आएगा जो मेजर नहीं कर सकते. सेलेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव, यस मैम. हाँ, सब्जेक्टिव में अनमेजरेबल ही नहीं, सब्जेक्टिव में वो जो चीजें परसेप्शन वाइज अलग अलग है. जैसे जो चीजें तुमको अच्छी लग रही है, जरूरी तो नहीं कि मुझे भी अच्छी लगेंगी. ये जो मैन टू मैन वैरी करता है, वैसा सब्जेक्टिव बिहेवियर. जैसे कोई जैसे मुझे लग सकता है कि क्लास का कोई लड़का है, उसका आंसर बहुत एनालिटिकल रहता है. ठीक है, तुम बोलोगे कि नहीं मैम कहाँ एनालिटिकल रहता है, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है. लाइक वी कंपेयर एट द सेम लेवल. कोई और टीचर से कंपेयर करते हैं, कोई और टीचर ये बोल सकती है कि पिन पॉइंट कर लेते हैं, जैसे मुस्कान तुम्हारे बारे में ही. इफ आई से दैट मुस्कान आंसर इन माई क्लास इज वेरी वेरी एनालिटिकल, शी आंसर्स वेरी पॉइंट टू पॉइंट. कोई और टीचर होंगी जो बोलेंगी नहीं शी गिव्स अ वेरी वेग आंसर. तो ये तो परसेप्शन टू परसेप्शन वैरी करेगा ना. अब तुम्हारा अप्रेजल हम करेंगे तो वो अलग होगा, कोई और करेगा तो अलग होगा, है ना? यस मैम. तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल तुम्हारा तो इस पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा अप्रेजल कर कौन रहा है, राइट? तो वो भी है.
और प्लस किसी के एटीट्यूड, किसी की पर्सनालिटी को कंफर्मिटी से बताना इतना आसान नहीं होता है। सब्जेक्टिव का मतलब यही होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? जिसको ऑब्जेक्टिफाई किया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव जिसको बताने में इश्यू है। नेक्स्ट हेडिंग दो, नीड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नीड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन को बहुत लंबे फॉर्म में मत लिखा करो, आंसर के फॉर्म में फिगर बनाओ और फिगर बना करके उसको मार्क करो। फिगर याद रखो बस कि नीड आएगा तो फिगर ड्रॉ कर देंगे। और बच्चा तो हो नहीं तुम लोग, 4th क्लास का 5th क्लास का 4-4 लाइन 5-5 लाइन लिखवाना जरूरी है। नीड बनाओ, एक्सप्लेनेशन दिमाग में रखो और उसी को एलैबोरेट करो। यही तरीका होता है आंसर राइटिंग का, चीजों को याद रखने का, so that every time you forget you go to book and revise, ठीक है। जिनको आगे परस्यू करना होता है, ऑफ कोर्स अगर छोड़ देना है तो वो एक अलग बात है, तब क्यों मेहनत करोगे इतना। बट ऐसे अगर उसमें उस लाइन में परस्यू करना है, आगे एमबीए वगैरह करना है, तो यही बेटर होता है कि आप डायग्राम बनाइए, उससे याद रखिए कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इतना कुछ पढ़ना है उसमें, इतना लंबा लंबा नहीं पढ़ सकते हो, याद करके रखना मुश्किल होता है थोड़ा। चलो, नीड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या क्या नीड है? पहला नीड किसने बताया था क्लास में? समवन, आकांक्षा टोल्ड मी, राइट? एंड समवन एल्स आल्सो। यस मैम। क्या होगा नीड? उसके फर्स्ट बाद प्रमोशन। प्रमोशन, ठीक है, लिखो फर्स्ट प्रमोशन। How is promotion important? How is that a need? How is performance appraisal a need for promotion? बताओ। This is so simple. बताइए, बाकी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसे नहीं चलता है क्लास। इजी से इजी टॉपिक आप नहीं समझ पाएंगे इस तरह। मैम उसका इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा उससे फिर। ठीक है, पहले वीडियो ऑन करो सब। मैम मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब है। मेरा भी मैम, पता नहीं क्या हो गया, बार बार वीक। हम गांव में मैम थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अच्छा ठीक है, बाकी लोग ऑन कीजिए, कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यूज होता है। बाकी लोग ऑन कीजिए जिनका नेटवर्क क्लास के शुरू के 2 मिनट ठीक रहता है। चलिए, युवराज, माही, सुमन, मुस्कान, सुनील, स्विच ऑन योर वीडियोस। जब कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं तो समझ लो, लिखते टाइम अगर ऑफ रहता है तो कोई बात नहीं है। अब बताओ, नीड मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल कहाँ कहाँ काम आता है? पहला पॉइंट उसने बताया प्रमोशन, और उसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ऑब्वियसली तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर अच्छे से होगा तो ये उस फैक्टर से ये डिसाइड होता है कि यू आर एबल टू बी प्रमोटेड और नॉट, राइट। कई बार ये होता है जैसे तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे तो यू विल बी केप्ट इन प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन समझते हो? ट्रेनिंग पीरियड। शुरू में तुरंत कंफर्म नहीं किया जाएगा तुमको, यू विल बी पुट इन प्रोबेशन पीरियड। नाउ दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर दिस प्रोबेशन पीरियड, कई जगह प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होता है, कई जगह पे 2 साल का भी होता है। तो ये 1 साल के बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल इस बात को डिसाइड करेगा कि यू आर फिट टू बी प्रमोटेड एज अ कंफर्म्ड एम्प्लॉय और नॉट। ठीक है, ये समझ में आया? दूसरा फैक्टर बताओ, और क्या हो सकता है? ग्रोथ हो सकता है मैम। increase, दिव्या अगेन प्लीज। yearly salary increase, वेरी गुड। वेज एंड कॉम्पेंसेशन लिखो नेक्स्ट पॉइंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल का तो सबसे बड़ा नीड यही होता है ना कि अप्रेजल के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है, राइट? इसको कैसे भूल गए तुम लोग? लिखो वेज एंड कॉम्पेंसेशन। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड ऑन वेज एंड कॉम्पेंसेशन। जैसे जब तुम लोग को पेरोल पढ़ा रहे थे तो वेज एंड कॉम्पेंसेशन, सैलरी तो तुम लोग समझ गए, जो सिंपल सी बात है कि सैलरी बढ़ती है। इसके अलावा भी जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, एंड इमेजिन एन just imagine ki someone is of level of manager rank and that person is extremely beneficial for the organization. Since that person is beneficial for your organization, so there are fairer chances that that person is beneficial to the other organization also, and that person is skilled enough
टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, वैसे केसेस में परफॉर्मेंस अप्रेजल से काफी बेनिफिट्स वगैरह भी डिजाइन किया जाता है ऐसे लोगों के लिए, पर्क्स एंड बेनिफिट्स। ठीक है, ठीक है। तो वेज एंड कॉम्पेंसेशन इज द सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट मैम, जब हम ऑर्गेनाइजेशन से स्विच करते हैं तब क्या, आगे बोलो। तभी तो परफॉर्मेंस अप्रेजल नीड होता है जब हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो। वो तो तुम्हारा ऑफर लेटर मांगा जाता है, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस लेटर होता है वो मांगा जाता है, वो तो नीड नहीं होता परफॉर्मेंस अप्रेजल का। मतलब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर चलो छोड़ो अच्छा काम, सिर्फ काम कर रहे हो, इस चीज का अप्रेजल यानी इसका इवैल्यूएशन करना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है? एक किसी हो गया नए प्रोजेक्ट का हेड बनाने ग्रोथ के ऑफ द कंपनी, ये भी हाँ तो हाँ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वगैरह भी। और देखो मार्केटिंग वगैरह में ना परफॉर्मेंस अप्रेजल थोड़ा कम कम टाइम में होता है। जो सेल्स वाला जॉब होता है कई जगह पे 6 महीने ही होता है, क्योंकि इन लोगों का सेल्स टारगेट होता है ना कि दिवाली के टाइम पे 3 महीने का सेल्स टारगेट है, लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करना है एंड ऑल दैट। तो इन लोगों का अप्रेजल थोड़ा कम ही टाइम में होता है। उससे क्या डिसाइड होता है? इंसेंटिव डिसाइड होता है कि नहीं? तुमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तुमने ज्यादा सेल्स किया तो तुम्हारा इंसेंटिव डिसाइड होगा, राइट? राइट डाउन एक्स्ट्रा टाइम भी। determination of incentives. नेक्स्ट मैम तो रिवार्ड भी इसमें आ जाएगा। बहुत अच्छा, रिवॉर्ड भी इसी में आता है, वेरी गुड, रिवॉर्ड भी इसी में आता है। सब अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये डिटरमिन किया जाता है दिस पर्सन इज वर्दी ऑफ अ रिवॉर्ड। ठीक है, रिवॉर्ड लिखो नेक्स्ट पॉइंट। और ट्रांसफर, ट्रांसफर डिसाइड होता है कि नहीं परफॉर्मेंस से? सपोज करो कि तुम पटना में मान लो पटना का बिग बाजार तुम ज्वाइन किए, ठीक है तो सब ये एक ही फ्यूचर ग्रुप का। तो तुम अगर पटना में ज्वाइन किए, लेकिन ऑब्वियसली जो यहाँ का है बिजनेस वो छोटा एरिया होगा, बिहार झारखंड मोस्टली, बट इफ यू लोकेटेड एट हेडक्वार्टर वहां काम ज्यादा होगा, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होंगी। तुमने पटना वाली जोन में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हम अगर पटना में इस बंदे को रिटेन करके रखेंगे सो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ वन टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो द ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड ऑन द फैक्ट कि अब आपका ट्रांसफर दिल्ली कर देते हैं हम, ताकि वहां पर इस बंदे की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, ट्रांसफर। या इसका उल्टा भी होता है। उल्टा कैसे होगा? मान लो तुम बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड हो, अब तुम वहां परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है कि जनरली मोस्ट ऑफन नौकरी से नहीं निकाला जाता है, उसको किसी वैसे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो, एम्प्लॉयमेंट मेंटेन किया जा सके बस। ठीक है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजों से शिफ्ट करके लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज पे डाल दिया जाता है। अंडरस्टूड? यस मैम। और प्रोबेशन पीरियड, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड देखो, प्रोबेशन PROBATION, प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? ट्रेनिंग पीरियड। जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, एग्जाम वगैरह देके भी जाओगे तो भी 3 महीने का कहीं पे, कहीं 6 महीने का, जनरली 1 साल का प्रोबेशन होता है। आई एम सेइंग जनरली, इट्स नॉट अ रूल, ओके, रिमेंबर दिस। 1 साल का अगर प्रोबेशन है तो दिस कैन बी डिसाइडेड। मान लो 1 साल के बाद भी मैनेजमेंट को ये फील होता है कि यू आर नॉट फिट फॉर प्रमोटिंग टू, यू आर नॉट फिट फॉर बीइंग प्रमोटेड एज अ कंफर्म्ड एम्प्लॉय, तो वो क्या करेंगे? आपका प्रोबेशन पीरियड थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे ताकि आप और काम सीखिए, तब कंफर्म होइएगा, क्योंकि कंफर्म्ड एम्प्लॉय पे ऑर्गेनाइजेशन का खर्च एक प्रोबेशनर से ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को कंफर्म करने का ऑर्गेनाइजेशन नहीं सोचेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कोई सोच सकता है? हम वही कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट आया हो तो उसका अगर हेडिंग देना है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे दे सकते हैं। हाँ वो तो करोगे, लेकिन थोड़ा जनरल आंसर।
अच्छा, ट्रेनिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। मान लो परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि कोई एम्प्लॉय में पोटेंशियल है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ड्यू टू सम रीजन दैट पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। तो उस केस में क्या करेंगे हम? ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, याद है मॉडल वो ट्रेनिंग वाला, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन का प्रोग्राम बताए थे। जब नीड ऑफ ट्रेनिंग बताए थे तो वहां पे दो तरीके का नीड आया था, एक ऑर्गेनाइजेशनल नीड और एक इंडिविजुअल। वेरी गुड। अब समझ में आया इंडिविजुअल नीड क्या होता है? यस मैम। यस मैम। तो यही इंडिविजुअल नीड होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को काम करने में दिक्कत हो रही है और आप उस चीज को रिकॉग्नाइज कर चुके होते हैं कि शायद इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग हो जाए, देन दैट पर्सन विल कम इन पावर विद द अदर पीपल। सो वहां पर ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लिख लिए। एक और पॉइंट लिखो, पर्सनल रिसर्च। पर्सनल में पर्सनल वाला रिसर्च मत लिखना, व्यक्तिगत नहीं, पर्सनल, PERSONNEL, पर्सनल रिसर्च। पर्सनल माने लोग, पर्सनल रिसर्च। What do you think? How are the theories formed in the organization? ये सब जो ह्यूमन रिलेशन की थ्योरी आई, ये सब जो मोटिवेशन की डिफरेंट थ्योरीज आई, ये कैसे आती है थ्योरीज? बिना रिसर्च के? R&D मैम R&D से आती है। तो R&D में क्या रिसर्च होता है? कई बार कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है कि किसी एक कारण की वजह से कोई एक रीजन, कोई एक हाइपोथेसिस होती है, उस हाइपोथेसिस पे फिर रिसर्च प्रोसीड करता है। मतलब कि हम एक कॉज दे दिए कि सैलरी एक कॉज है, अब उसका इफेक्ट देखेंगे कि इससे परफॉर्मेंस अप्रेजल पे कितना फर्क पड़ा। समझ में आ रही है बात? बहुत सारा थ्योरी, बहुत सारा ह्यूमन रिलेशंस, एटीट्यूड, बिहेवियर, लर्निंग, मोटिवेशन, परसेप्शन, इन सब चीजों की जो वैल्यूज, ये सब चीजों की जो थ्योरी आई है, ये बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल डेटा भी आई है। इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर पर्सनल रिसर्च। मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिसी चेंज कर दी गई, ठीक है, अब उसके बाद उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल किया गया, तो ये देखा जाएगा ना कि उससे अगले साल का परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसा रहा सारे एम्प्लॉयज का, और उस पॉलिसी के आने के पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल का डेटा कैसा है। तो इज इट नॉट फॉर्मिंग अ बेसिस फॉर पर्सनल रिसर्च? फॉर्मिंग ना? यस मैम। ठीक है, so we'll do it till here in this class. In the next class we'll proceed with more of this chapter. Okay, have a good day. Thank you, ma'am. And tomorrow is ma'am. your mark. Tomorrow is your mark. The chapter is career planning and development. Be ready.